हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। एक बार फिर नज़रें जो हैं सबकी अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट पर हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस का फैसला हतमी मराहिल में दाखिल हो गया है। उम्मीद यही है कि शायद कल शॉर्ट ऑर्डर आ जाएगा। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ हुकूमत ने एक रेफरेंस भेजा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को गुज़िश्ता बरस, जिसमें ये कहा गया था कि उन्होंने अपनी अहलिया के असासे जो हैं वो शो नहीं किए इनकम टैक्स रिटर्न्स में, लिहाजा वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं और वो जज के ओहदे पे रहने के अहल नहीं हैं। इसको जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अदालत में चैलेंज किया इस फैसले को, और 10 रुकनी बेंच गुज़िश्ता बरस से अब तक इसकी 40 समातें कर चुका है। आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो अहलियाँ हैं, जो स्पेनिश नेशनल हैं, सरीन ईसा, उन्होंने वीडियो लिंक पे अपना बयान रिकॉर्ड कराया और जो मनी ट्रेल हुकूमत चाह रही थी कि जो असासे बरतानिया में बनाए गए उसकी तफसील दी, और उन्होंने जो मनी ट्रेल दी है उनके मुताबिक उन्होंने कराची में क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में एक मकान बेचा, एक दफ्तर था उनका एक और ख़ातून के साथ, वो उन्होंने बेचा, और उसके अलावा जो एग्रीकल्चर इनकम है उनके वालिद साहब से, खोसो साहब से जो उन्हें मिली, उसकी जो आमदनी है वो कुल इनकी मिला करके 7 लाख पाउंड जो हैं वो एक बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र हुए। तो हुकूमत जो कहती रही कि शायद इसमें मनी लॉन्ड्रिंग थी, तो ये गैर कानूनी तरीके से नहीं गए। उन्होंने फिर बताया कि उन्होंने उससे 2 जायदादें ख़रीदी हैं बरतानिया में, जिसकी तफसील उनके मुताबिक 2018 के उनके जो टैक्स रिटर्न्स हैं पाकिस्तान में उसमें भी फ़ाइल की गई है, और जो बरतानिया में उन्होंने टैक्स रिटर्न्स भरे हैं उसमें भी फ़ाइल की गई है। अब जो इसके बाद अदालत है जो 10 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस अता बंदयाल कर रहे हैं, उन्होंने उनकी जो तफसील से उन्होंने मनी ट्रेल दी उस पर इत्मीनान का इजहार किया। ताहम उन्होंने ये कहा कि उनको इसके लिए जो फोरम है, राइट फोरम यानी FPR या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, वहाँ जाना पड़ेगा। एक तरह से ये सेटबैक भी है हुकूमत के लिए, क्योंकि हुकूमत ने जो केस बनाया था वो ये था कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी अहलिया के जो असासे हैं वो शो नहीं किया। अब उनकी अहलिया कह रही हैं कि उन्होंने 2018 में असासे शो किए, उसके अलावा वो ये कहती हैं कि क्योंकि वो पाकिस्तानी नेशनल नहीं हैं, वो स्पेनिश नेशनल हैं, तो लिहाजा वो इस बात की मजाज नहीं थी कि वो ये सारी जो मनी ट्रेल है वो शो करती। ताहम उनका ये दावा है कि उन्होंने तमाम अपने जो असासे डिक्लेयर किए हैं पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के सामने भी, उसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अब केस जो है बिल्कुल इख्तितामी मराहिल में है। आज जो है फ़रूक नसीम साहब जो हुकूमती वकील हैं, पहले वज़ीर क़ानून थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे करके इस केस में हुकूमत की वकालत की है। उन्होंने अपने दलाइल ख़त्म किए हैं। कल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जो वकील हैं मुनीर मलिक, वो अपने जवाब दायर करेंगे, और तवक्को यही है कि कल शायद कोई शॉर्ट ऑर्डर आ जाएगा। इस सारे केस में वसअत व ज़रार बहुत सी की चीज़ें हुई। मसलन अदालत ने बार बार क्वेश्चन किया कि जब ये केस FPR का था तो किस ब्राइट माइंड ने ये आइडिया दिया कि इसको पहले रेफरेंस बनाया जाए और तहकीकात बाद में की जाएं, और फिर यह है कि सदर ने अपना माइंड अप्लाई किया। क्या उन्होंने देखा कि FPR ने पहले तहकीकात की, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया दोनों के बकौल उन्हें इनकम टैक्स या FPR की तरफ से कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। उसके अलावा एसेट रिकवरी यूनिट जिसने तहकीकात की बरतानिया में, उसके कानूनी उसकी पोजीशन के ऊपर भी सवालात उठे हैं, और साथ ही साथ जो एक सहाफ़ी हैं इसमें वही डोगर साहब, जिनकी कंप्लेंट के ऊपर ये रेफरेंस बनाया गया है, उनके बारे में भी अदालत ने सवाल उठाए हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कल जो भी अदालत का फ़ैसला आएगा कि वो इस रेफरेंस का क्या करते हैं। क्या इस रेफरेंस को वापस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेजते हैं या इसको बदयानती पर मबनी करार देते हैं। मामला तो बहरहाल जस्टिस उमर अता बंदयाल कह चुके हैं कि वो मजाज फोरम पे जाएगा, मगर जो बेसिक प्ली है
जस्टिस काजी फाइज ईसा की कि उन्हें जिस बात की सज़ा दी जा रही है वो उनकी जजमेंट्स थी फैज़ाबाद में के धरने के हवाले से जो उन्होंने दी, जिसको बहुत से इदारों ने और सियासी जमातों ने चैलेंज किया हुआ था। तो बहुत इंटरेस्टिंग हियरिंग आज भी हुई है। इत्तफाक से कल जो है यानी गुजरे हुए कल काजी फाइज ईसा साहब खुद भी अदालत में पेश हुए, जो कि बहुत एक रेयर सीन होता है कि एक सिटिंग जज अपने ही केस के डिफेंस में अदालत में आए और अपना मुकदमा लड़े। उन्होंने ये दरख्वास्त की थी कि उनके अहलिया का बयान लिया जाए वीडियो लिंक पर, जो कि आज ले लिया गया। जी, ये मुबशिर बहुत एक आला मिसाल है एक बार फिर अपने पैर पर एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मारने की। अब तक मतलब जब से ये रेफरेंस फाइल हुई है मैं यही कह रहा हूँ, आज भी यही कह रहा हूँ, यही कहूँगा। जहाँ तक डॉक्टर जाफर फर्रुख नसीम साहब की बात है तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उस दिन से मैं फर्रुख नसीम साहब का फ़ैन बना हूँ जब आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि यार अल्ताफ़ हुसैन साहब नेल्सन मंडेला का किरदार अदा कर रहे हैं। मैंने कहा जो बंदा ऐसी बात कर सकता है यार उसको तो मतलब सल्यूट है। और जो एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है कि वो ऐसी बातें करते रहे हैं, वहाँ पर रुके नहीं। जैसे कि अब एक बड़ी एक डिबेट है कि आप देखें सोशल मीडिया जैसे जो नॉर्मल है बढ़ जाता है, एक्टर भी बढ़ जाते हैं, लोग कहते हैं कि जी मनी ट्रेल क्यों नहीं दी, जब सबको मनी ट्रेल देनी होती है तो आप क्यों नहीं दे रहे। बात मनी ट्रेल की नहीं है, बात है कि कौन से कानून के तहत आप इनसे काजी फाइज ईसा साहब से पूछ रहे हैं कि आप अपनी अहलिया का मनी ट्रेल दें। अच्छा ये सवाल सिर्फ मैं नहीं पूछता, पिछली समात में जो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग मेरा ख्याल 12 जून को हुई थी, तो बेंच ने पूछा फर्रुख नसीम साहब से कि जी ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि फर्रुख नसीम साहब सॉरी काजी फाइज ईसा से आप बार बार पूछते हैं कि जी आप इनके एसेट्स बताएं, आप सीधा सीधा आप इनकी अहलिया से क्यों नहीं पूछ लेते। तो सुनिए जरा फर्रुख नसीम साहब का इसमें जवाब क्या था। फर्रुख नसीम साहब ने कहा कि यार नहीं, ये तो फराइज उनके कुरान में लिखे हुए हैं। तो पूछा गया कि मतलब क्या मतलब कहाँ लिखा हुआ है कुरान में। तो फर्रुख साहब ने बोला कि जी कुरान में ये वाज़े लिखा हुआ है कि जो खामंद होते हैं, जो हस्बैंड होते हैं, वो अपनी बीवियों के रखवाल भी होते हैं और उनकी जिम्मेदारी भी उन पर आती है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसके ऊपर थोड़ा सोचा, उसने कहा कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे कवानीन के मुताबिक किसी खातून या किसी की वाइफ की कोई अपनी कानूनी हैसियत नहीं है, मतलब तुम कुछ करोगे तो वो उन पर रिफ्लेक्ट करेगा, वो कुछ करेंगे तो उन पर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, फिर जस्टिस सजाद अली शाह आ गए, उन्होंने कहा कि जी आपने कुरान तो पढ़ा है लेकिन आपने शायद कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ा और आपने समझा नहीं। काजी अमीन, जस्टिस काजी अमीन एक और सवाल पूछ लेते हैं, थोड़ी आगे की सोच है उनकी। उन्होंने कहा कि यार जो गैर मुसलमान, अमीन मान लिया आपको काजी नसीम साहब, जो गैर मुसलमान जजेस हैं उनका क्या होता है। जैसे कि हिंदू कोई जज अगर हो गया तो फिर क्या होगा। तो इस पर फर्रुख नसीम ने जो जवाब दिया वो तो मतलब अगेन सल्यूट बॉस। हाँ, और वो कहते हैं कि जी बिल्कुल वही बात है, क्योंकि हिंदुओं में मियाँ और बीवी में कोई फर्क ही नहीं है। आखिरकार जब मियाँ फौत हो जाते हैं तो वो बीवी को भी उसके साथ दफना देते हैं। ये है इनकी लॉजिक और इनकी आर्ग्यूमेंट्स इन फ्रंट ऑफ द हायर जुडिशरी। तो मेरा तो ख्याल है कि जो इस्तीफा दिया है इन लोगों ने, फर्रुख साहब ने लॉ मिनिस्ट्री से, अगर हुकूमत भला चाहती है अपना तो वो कहेंगे कि सर नहीं, अब आपने एक दफा इस्तीफा दे दिया तो आप वहां ही रहें। लेकिन ये वाली हुकूमत अपना भला नहीं चाहती। जी वुसअत, चलिए वुसअत साहब जी। मैं जरा आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूं कि अगर कल अदालत ने फर्रुख नसीम के हमें फैसला कर दिया तो कहीं वो आप पे हतक इज्जत का दावा ना कर दें। तो आपने एक दिन पहले उनके बारे में जो रिमार्क्स किए हैं, आपको एहतियात से काम लेना चाहिए था यार। मैं हाथ नहीं, ये तो जरार तो सर वो बता रहे हैं जो उन्होंने अदालत में कहा है, जो कि रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं। कोई इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो ना हो, मगर मेरे ख्याल में देखें एक डिबेट जरूर वुसअत साहब शुरू हुई इसमें।
हाँ, कि एक डिबेट जरूर इसमें शुरू हुई कि क्या जज कानून से बालातर हैं, वो क्यों नहीं आते। तो मेरे ख्याल में वो डिबेट भी आज कल्मिनेट हो जानी चाहिए कि जब उनकी एक बात जी जी मुझे जी सर, एक बात भी ये बता दो कि आमतौर पे क्या प्रेसिडेंस है कि जिस पे भी केस हो या रेफरेंस हो उसे फॉर द टाइम बीइंग अपने ओहदे से अलग हो जाना चाहिए, ताकि जो है वो आसानी से जो है फैसला होने तक वो अलग रहे, या ये है कि वो अपने ओहदे पे भी बरकरार रहे और केस भी चलता रहे? क्या जी बेहतर ये है? बात इनिशियली डिबेट हुई थी और फिर उसमें काजी फायज ईसा साहब ने भी कहा कि वो अपना केस लड़ेंगे। तो मेरे ख्याल में कुछ अरसे तक उन्हें बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया था इस सारी सूरत हाल में। मगर ये बिल्कुल एक डिबेट है कि जब आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो रही हो, मगर क्योंकि काजी फायज ईसा साहब का ये कहना है कि सारी कार्रवाई बददयानती पर मबनी है और मकासद कुछ और हैं जबकि केस कुछ और बनाया गया है, तो मेरे ख्याल में वो उस पॉइंट को लेकर के उन्होंने ये समझा कि वो फ्रंट फुट पे आकर के इस केस को लड़ें। ऑल्दो डिबेट जाहिर है ये भी है जिसके बारे में आज जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हेड ऑफ द बेंच है उन्होंने भी कहा कि जजेस भी कोई बालातर नहीं हैं, वो भी जवाबदेह हैं अपनी चीज़ों के, और इसीलिए ये जो है सारी कार्रवाई हो रही है। तो एक बड़ी अच्छी बात है, मेरे ख्याल में एक नया प्रेसिडेंट जो है वो सेट हुआ है कि जज साहब ने अपने आप को न सिर्फ एहतसाब के लिए पेश किया बल्कि उन्होंने अपनी अहलिया जो है उन्होंने वीडियो लिंक पर आकर के सारी तफसीलात दी। मगर जो दीदा नादीदा नजरें इस केस को देख रही हैं वो जाहिर है हमें भी पता है, जैसे जरार ने भी कहा कि इस रेफरेंस का मकसद कुछ और था, मगर जो प्ली ली गई, अब इस सारी सूरत हाल में जो एसेट्स रिकवरी यूनिट है फॉर दैट मैटर उसके बारे में भी खासी बहस हुई कि ये इसकी कानूनी हैसियत है क्या। जो शहजाद अकबर साहब आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लेते हैं, क्या वजीर आजम जो हैं वो बिल्कुल कैबिनेट मेंबर्स को तो अपॉइंट कर सकते हैं, मगर एसेट्स रिकवरी यूनिट अगर कोई ऐसा नया डिपार्टमेंट बनेगा तो उसके लिए कानून साजी के बगैर कैसे बन गया। तो मेरे ख्याल में ये जो फैसला आएगा हो सकता है शायद जी बस बोल दिया चाहिए हमें एसेट रिकवरी यूनिट, बस कह दिया भाई ने तो बस हो गया ना यार, क्या कानून के पीछे पड़े रहते हो तुम। अच्छा देखो वो तो है, मुझे अभी तक एक चीज की समझ नहीं आती कि पंगा लेने की जरूरत क्या थी। मतलब देखो लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैं कौन होता हूँ कि एक फैजाबाद धरने की जो फैसला आया था उसके बाद मतलब कि यार इस बंदे को तो हटाना ही हटाना है। क्यों, क्या था उस फैसले में? मतलब उसमें ऑब्जर्वेशन बातें कर रहे हो, ये कल कर लेना फैसला आने के बाद, आज मत करो प्लीज। हो सकता है उनके हाथ में फैसला आ गया तो फिर क्या करोगे तुम? कल मुझे मौका नहीं मिलेगा वो सर, कल जुमा सर उसकी राय तो है ना, जरार की राय तो नहीं बदलेगी फैसले से। फैसला तो जाहिर है जुडिशरी ने ही करना है, जो 10 मेंबर बेंच है उसी ने फैसला करना है। तुम के तू क्या है, सही बात है। वुसत साहब को अभी लगता है कि फैसला जो है ना कोई सरप्राइज हो सकता है, पता नहीं, मैं खामोश हूँ। चलें सर, आप खामोश हैं। और कल अब क्या फायदा खामोश होने का, सारी बात तो तुमने कर दी यार। यार मैं पूरी बात कर जरा यार, मतलब मैं क्या मतलब मर जाऊंगा मैं उसमें बैठे बैठे। बात करता हूँ तो वो मसला है, खामोश होता है तो वो मसला है। मैं आपको क्या, आप हुकूमत है और मैं काजी फायज ईसा हूँ, ये ऐसे क्या ये मतलब रोल प्लेइंग कर रहे हैं हम? मुझे बस ये खौफ है कि फर्रुख नसीम भाई आप पे हत्या की इज्जत का दावा ना कर दें अगर कल वो केस जीत गए, तो बस इतना खौफ है मुझे। मैं उनको नेल्सन मंडेला मान लूंगा और मान लूंगा बॉस, क्या बड़ी बात है यार। चलिए इसी बात पे एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हाँ, और तुमने नेल्सन मंडेला पे ही बात करनी है वैसे, इसलिए मैं बार बार इसका जिक्र करता हूं। सही बात जी। आज से लगभग 10 साल पहले 16 सितंबर 2010 को लंदन का एक इलाका है एजवेयर, वहाँ MQM के साबिक सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर इमरान फारूक को ब्लंट हथियारों की मदद से कत्ल कर दिया गया और मुलजिम फरार हो गए। जाहिर है कि मेट्रोपॉलिटन लंदन जो पुलिस है वो पीछे लग गई और 5 साल तक
एविडेंस जमा होते रहे, 400 से ज़ायद गवाहान से पूछताछ होती रही, 3000 सफ़ात से मुतालिक दस्तावेज़ात हैं उनसे गुजरा गया, और 5 बरस पहले ये मुकदमा पाकिस्तान को हैंड ओवर किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की एक खुसूसी अदालत में ये मुकदमा चलता रहा। आज उसका बिलाखिर फैसला आ गया। खुसूसी अदालत के जज शाहरुख अर्जुमन ने मुल्जिम खालिद शमीम, मोहसिन अली और मौजूद अली को उम्र कैद सुनाई डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल के जुर्म में। ये जो जुर्माना लगाया गया है, ये जो डॉक्टर इमरान फारूक की फैमिली है, फैसले में कहा गया है कि उसे मिलेगा। मोहसिन अली कहा है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करेंगे। हुकूमत ये केस में सजाए मौत भी हो सकती थी, ओपन एंड शट टाइप ये केस था, लेकिन बरतानिया में चूंकि सजाए मौत का कानून नहीं है और पाकिस्तान में है, लिहाजा इन मुजरिमों को हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया था। मैं आपको ये बता दूं कि इसका सबसे अहम पहलू ये है कि इस फैसले में कहा गया है कि एमकेएम के जो बानी हैं अल्ताफ हुसैन, उन्होंने ये सारा मास्टरमाइंड किया और उनके हुक्म पर ही ये कत्ल किया गया। तो लिहाजा अदालत ने ये भी कहा है कि जो अल्ताफ हुसैन हैं, मोहम्मद अनवर हैं और एक और उनके साथी, उनको जो बरतानवी पुलिस है अपनी हिरासत में ले ले। अब जाहिर है इसके लिए एक लीगल प्रोसीजर होगा, और जो कुछ हुआ इस सारे केस में, अभी मैं थोड़ी देर पहले शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम देख रहा था। उनकी जो अहलियां हैं इमरान फारूक की, उनका ये कहना था कि उन्हें इंसाफ मिल गया है, इससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बहुत तगोदो की कि किसी तरीके से पहुंचा जाए, मगर जो भी उन्होंने तफसीलात फराहम की उसके मुताबिक जो है ये जो तीनों मुल्जिमान थे, ये 16 सितंबर को ये वाक़या हुआ। तो ये सितंबर के पहले से और दूसरे हफ्ते में लंदन पहुंचे थे और वहाँ ये कत्ल करके इन्होंने वहाँ से फ़रार हो गए थे। बाद में एक को जो मोहसिन अली हैं उनको 90 से पकड़ा गया और 2 मुल्जिमान की गिरफ्तारी जो है वो चमन से जाहिर की गई। अब देखना ये होगा कि जो हमारे जी सर जी मुबशर, इंटरेस्टिंग बात इसमें जो ये भी है कि अभी आपने मेट्रोपॉलिटन पुलिस की बात की, तो ये जो फैसला आया है ये कोई सिर्फ मतलब पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन या ऐसी चीज नहीं है। मतलब जब आप बात कर रहे थे ना अभी कि आगे क्या होगा, कितना ताउन होगा पाकिस्तान और ब्रिटेन की हुकूमत में, यूके की हुकूमत में, तो ये उस ताउन का ही नतीजा है। बिल्कुल नहीं, उन्होंने एविडेंस दिया क्योंकि जो ट्रैवल हिस्ट्री है इन मुल्जिमान की, वो तो जाहिर है बरतानिया ने ही प्रोवाइड की पाकिस्तान को। बिल्कुल, इनफैक्ट ये जो अगर आप देखें ब्रिटिश हाई कमीशन से जो बयान आया है पाकिस्तान में, बिल्कुल उसकी जिक्र था क्रिस्टीना टर्नर जी, उनका ये कहना है कि आज का ये जो फैसला है दोनों ममालिक की एजेंसियों की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है, क्योंकि लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बुनियादी तहकीकात की और फिर तमाम तर रिकॉर्ड पाकिस्तानी इदारों को फराहम किया। तो ये उनका ख्याल है कि ये एक खुशाइन बात है। और इसी की रोशनी में जो बाकी मुल्जिमान हैं अल्ताफ हुसैन समेत, जिनके बारे में फैसले में खुल के लिखा गया है कि इस कत्ल का मकसद ये था कि बालाई क़यादत को चैलेंज करने के बारे में कोई ना सोचे। अगर आला तरीन ओहदेदारों का ये हशर हो सकता है तो बाकी लोग अपना अंजाम सोच लें। अब इससे ज़्यादा वाज़ेह बात नहीं हो सकती है। तो इसके बाद अब ये है कि जो बाकी मुल्जिमान हैं उनको एप्रीहेंड करने में कितना अरसा लगता है, ये देखने की बात होगी। बिल्कुल, क्योंकि अभी भी बहुत अरसा लगा है यहाँ तक पहुंचने में। इट हैज टेकन अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन इतना लॉन्ग टाइम लगा भी क्यों है? अगर आप देखें, बिल्कुल 10 साल अगर आप देखें तो आज ही ये मेट्रो पुलिस की एक ट्वीट आई है जिसमें एक 50-55 सेकंड का की सीसीटीवी टाइम लाइन उन्होंने बनाई। अच्छा, हमें तो सिर्फ 50-55 सेकंड की एक वीडियो नजर आ रही है, इनफैक्ट अगर वो स्क्रीन पे चला भी दें तो, लेकिन इसके पीछे आप समझें कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीसीटीवी आवर्स की फुटेज को आपको स्कैन करना है, आपको सैकड़ों
विटनेसेस से बात करनी है, आपने एक प्रॉपर केस बनाना है जो बनाया है, जिसका अंजाम आज आप देख रहे हैं। तो मुझे लगता है, हालांकि मतलब पहले भी बहुत डिलेज हुई हैं, हो सकता है और मजीद डिलेज हो, लेकिन मुझे लगता है कि आज की बुनियाद, अगर हम इसको बुनियाद लें, तो ये केस अब आगे ही बढ़ेगा। अच्छा, इसी हफ्ते में मैं एक और केस का जिक्र करना चाह रहा हूँ। हमारे पुराने दोस्त थे, हमारे कॉलीग थे, वली बाबर। बिल्कुल। जियो में वो रिपोर्टिंग करते थे और 9 साल पहले उनको कत्ल किया गया। वो एक कराची की गैंग वॉर्स पर रिपोर्ट करके जा रहे थे। 28 साल की उम्र थी और ये 13 जनवरी की बात है, मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि मैं डॉन के ऑफिस में ही था जब मुझे ये खबर आई थी। तो बहुत दिल दुखा था क्योंकि उनके साथ बहुत काम भी किया था हम सब ने। और इस हफ्ते कामरान उर्फ जीशान शानी को भी गिरफ्तार किया गया है और कहा जाता है जिसके बारे में जिसने शूट किया था, जिसने वली बाबर को शूट किया था, बेसिकली ये वो शख्स है। और उन्होंने ये बात भी सामने आई कि वली बाबर जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब की जो साबिक अहलियां हैं उनका इंटरव्यू करना चाहते थे और समहाउ जो है उनको उस पे टारगेट किया गया। नेल्सन मंडेला वाली हरकतें हैं ना सर। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस वेलकम बैक। और अब थोड़ी बात करते हैं कोरोना वायरस के बारे में, क्योंकि जब भी बात की जाती है कोरोना वायरस और पाकिस्तान की मईशत के बारे में, तो वो सिर्फ ज्यादातर वो लॉकडाउन की नजर से हम उसको देखते हैं कि जी अगर लॉकडाउन हो गया तो हमारी मईशत बैठ जाएगी, लोग भूखे मर जाएंगे, कारोबार नहीं चलेगा, सब कुछ मान लिया। लेकिन अभी जो सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान में, जब तेजी से हर दिन हम एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं और लग नहीं रहा कि अगले 2-3 महीने तक शायद हम पीक ना कर सके, सवाल अब ये उठता है, लग रहा है कि काबू में नहीं आ रहा, तो फिर पाकिस्तान की मईशत को क्या असर पड़ेगा। अब जाहिर है कि इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, मुबशिर भी नहीं दे सकते और शायद वसत भी नहीं दे सकते। इसीलिए आज हमने इनवाइट किया है अमार हबीब खान को। एक इकोनॉमिस्ट है, उनकी ज्यादा तवज्जो रिस्क एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ है और जिन्होंने एक शर्त लगाई थी शो पर आने के लिए कि मैं उनको सीनियर मुआशी तज्जियाकार नहीं कहूंगा। तो थैंक यू सो मच अमार फॉर ज्वाइनिंग अस। अब अगर आप हम जैसे जाहिलों को आसान अल्फाज में समझा सकें कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा कोरोना वायरस का सिलसिला, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर कहां और कितना फर्क पड़ेगा? बहुत शुक्रिया ज़रार आपके फॉर इनवाइटिंग मी हियर और मेरे तारुफ के लिए, क्योंकि आजकल हो ये रहा है कि बहुत सारे जो हैं तज्जियाकार मौजूद हैं, तो मैं अपने आप को बिल्कुल तज्जियाकार नहीं कहता। मैं एक स्टूडेंट आदमी हूँ, आई वुड लाइक टू रीड मोर, तो उसी हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से क्या असेसमेंट है। देखें, सबसे पहले हमें ज़रूरत है ये चीज़ समझने की कि ये इशू है क्या। एक रिस्क मैनेजमेंट में एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं टेल रिस्क। टेल क्या चीज़ होती है? दुम जैसे आप कह लें। बेसिकली कोई भी एक ऐसा इवेंट, कोई भी एक ऐसा वाक़या जिसके होने की प्रोबेबिलिटी या होने का उसका जो एक्सपेक्टेशन होती है बहुत कम होती है। आप कहते हैं कि जी खुदा न ख़ास्ता एक जहाज़ क्रैश कर जाएगा, जहाज़ क्रैश करता है तो उसकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है। जहाज़ जो है इट्स वन ऑफ द मोर सेफर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बट इवन दैट हैज नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, यानी कि वो कभी ना कभी क्रैश कर सकता है। उसकी प्रोबेबिलिटी मैं आपको बताऊं, वो तकरीबन होती है 1 in 5 बिलियन, यानी कि 5 अरब मरतबा कोई एक इवेंट हो, उसमें से एक इवेंट ऐसा होगा जिसमें जहाज़ क्रैश करेगा। इतना सेफ है जहाज़ में ट्रैवल करना, मगर वो एक इवेंट है, वो एक बहुत एक ऐसा इवेंट होता है जिससे काफ़ी दुख होता है, मगर उसमें हमें ये पता होता है कि उसमें नुकसान कितना होगा, क्योंकि हर जहाज़ में जो है आपको पता होता है कि यार इतने लोग हो सकते हैं, 200 बंदा होगा, 250 बंदा होगा, दैट इज़ द मैक्सिमम लॉस। ये जो एक पेंडेमिक है
दिस इज ऑल्सो लो प्रोबेबिलिटी इवेंट। आपको नहीं पता कि जी कब होगा, ये 100 साल में एक दफ़ा होता है, मगर होता ज़रूर है। आप अगर तारीख देखें तो हर 100 साल बाद, 125 साल बाद कुछ ना कुछ होता है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी लो प्रोबेबिलिटी इवेंट और एक हाई इम्पैक्ट इवेंट है, यानी कि जब ये होता है तो बहुत ज़्यादा उसमें कैजुअलिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा अमवात होती हैं। मगर इसमें और जहाज़ के क्रैश में फ़र्क इस बात का है कि इसमें आपको ये नहीं पता कितनी अमवात होंगी, इसमें आपकी कोई लिमिट नहीं है। सो दिस इज़ अ टेल रिस्क। हाई इम्पैक्ट इवेंट है, मगर आपको पता नहीं है ये कब जाके रुकेगा और कैसे रुकेगा। मगर डिसीजन आपको अभी लेना है, पॉलिसी आपको उसी हिसाब से बनानी है जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। तो पॉलिसी जो बनती है वो इस हिसाब से बनानी चाहिए कि लोगों के हिसाब से हो कि जी ज़िंदगी बचेगी तो इकोनॉमी होगी। जितने लोग, अगर लोग होंगे तो इकोनॉमी होगी, लोग नहीं होंगे तो इकोनॉमी भी नहीं होगी। तो सबसे पहले जरूरत ये है कि लोग, जान है तो जहां है। आप ये नहीं कह सकते कि जी कुछ रिपोर्टें ऐसी आती हैं कि वो कहती हैं कि जी लाख बंदा मर जाएगा मगर इकोनॉमी इतनी बच जाएगी। क्या हम एक जिंदगी को एक डॉलर एस्टिमेट दे सकते हैं? ये एक मॉरल क्वेश्चन आ जाता है जो कि विच इज बियॉन्ड स्कोप ऑफ आवर डिस्कशन, बाद में करेंगे, मगर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलें जी, गोइंग फॉरवर्ड मैं पाकिस्तानी इकोनॉमी के बारे में बात करना चाहूँगा। ब्रॉडली स्पीकिंग 4 सेक्टर्स हैं हमारे इकोनॉमी के: एग्रीकल्चर, ज़राअत, इंडस्ट्रीज, सर्विसेज, और एक और मैं ऐड कर दूंगा रेमिटेंसेस, क्योंकि बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं और अपने मुल्क, अपने घर बार को वो पैसे भेज दें। ये चारों जो सेक्टर हैं इन पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट या तो अभी आ रहा है या आगे जाकर आएगा। इकोनॉमी में एक कॉन्सेप्ट होता है एग्रीगेट डिमांड का। एग्रीगेट डिमांड से मुराद ये है कि मजमूई, जिसे कहते हैं डिमांड, के पूरी इकोनॉमी जो है वो एक साथ कितनी चीज़ों की या कितनी सर्विसेज की डिमांड करती है। जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती है उतनी ज़्यादा मुआश जो है, इकोनॉमी जो है वो तरक्की करती है, उतने ज़्यादा लोगों की जो इनकम है वो बढ़ती है और ओवरऑल उनकी वेल्थ इंक्रीज होती है। एक बहुत एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मेट है। अब इसमें हो ये रहा है कि जो ये पेंडेमिक आया इससे आपको एक शॉक लगा। शॉक किस तरह का लगा कि जी कारोबार बंद हो गए, जो लोग खरीदने वाले थे वो खरीद नहीं रहे, जो लोग काम करने वाले थे उनकी नौकरियां जा रही हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि जी जब कारोबार बंद हुए, जब लोगों ने देखा कि जी हालात ख़राब हो रहे हैं, तो लोगों ने अपनी डिमांड चीज़ों की कम कर दी। आज से 6 महीने पहले अगर जो मैं खर्चा करता था, मैं उसका तकरीबन 50% अभी कर रहा हूँ, और ये सिर्फ मैं नहीं, पूरी अक्रॉस द बोर्ड इकोनॉमी का यही हाल। बिल्कुल। तो जब हम मार्केट में जाते हैं, आप अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई कारोबार करने वाला है, वो पहले अगर 100 रुपये की सेल कर रहा था, आज वो 50 रुपये की या 70 रुपये की सेल कर रहा है। 70 रुपये की सेल में वारे ही नहीं है उसके कि वो अपना बिजनेस कंटिन्यू करे। तो अगर उसकी दुकान पे या उसके छोटे से कारोबार पे 10 बंदे एम्प्लॉयड थे या 10 बंदों का जो है चूल्हे चल रहे थे या घर चल रहा था, वो 10 में से बोलेगा कि यार 5 जो हैं वो घर चले जाएं, 5 को मैं अभी सपोर्ट कर सकता हूँ। वो ये होगा, 5 लोग जो होंगे वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उन 5 लोगों की इनकम लूज हो जाएगी। तो जैसा कि हमने आज अभी से थोड़ी देर पहले एग्रीगेट डिमांड की बात करी, लोगों ने ऑलरेडी अपनी डिमांड कम कर दी। जब डिमांड कम करी तो बिजनेस की जो साइकिल है वो एक चलना रुक गई। उसके बाद ये हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट हुई तो इनकम्स और डिक्रीज हो गई, जो मुआश थी और वो कम हो गई। इससे क्या हुआ? आपकी हो गई इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि इकोनॉमी का साइज छोटा होना शुरू हो गया। इकोनॉमी का साइज अच्छा अमार, यहाँ पर आपकी बात काट रहा हूँ। वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। हम बात करें कोरोना से जो पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात पड़ रहे हैं उसके बारे में। इकोनॉमिस्ट अम्मार हबीब हमारे साथ मौजूद है। अम्मार, कहते हैं मुसीबत अकेले नहीं आती। अब टिड्डी दल यानी लोकस्ट का हमला भी है जिससे ज़राअत भी मुतासर हो रही है, एक्सपोर्ट्स हमारी बहुत तेज़ी से नीचे गिर गई हैं। जो रेमिटेंसेस का है उसमें भी, क्योंकि बैरून मुल्क बहुत सारी जॉब्स पाकिस्तानियों की ख़त्म हुई हैं, तो इन सारे जो चीज़ें हैं उनका किस कदर मनफी इम्पैक्ट हो सकता है वो थोड़ा थोड़ा अगर आप बता दीजिए।
देखें, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ एक्सपोर्ट से। एक्सपोर्ट में बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता है कि अमेरिका, यूरोप में तो हमसे कई ज़्यादा हालात ख़राब हैं, उनकी इकोनॉमी के लॉसेस कई ज़्यादा हैं। वहाँ पे जिसकी नौकरी जा रही है, वो जो है अगर पहले जीन्स खरीदता था H&M की या ज़ारा की वो टी-शर्ट खरीदता था, जो कि पाकिस्तान से बन के एक्सपोर्ट होकर गई है, वो अब नहीं खरीदेंगे। जितनी भी डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग होगी, जो आप जिसे कहते हैं शौकिया स्पेंडिंग होगी, जो कि नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग है, वो चीज़ अब नहीं करेंगे। जब वो कोई न्यूयॉर्क में बैठा हुआ बंदा वो कहेगा कि यार अब मैं स्पेंडिंग नहीं करूँगा किसी कपड़ों पे अगले 6 महीने के लिए, इसका मतलब ये है कि हमारे एक्सपोर्टर को ऑर्डर भी नहीं मिलेंगे। और जब हमारे एक्सपोर्टर को ऑर्डर नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारा एक्सपोर्टर अपनी सनत बंद कर देगा। जब वो सनत बंद करेगा तो जितने भी लोग 500-700 बंदा उस फैक्ट्री में काम कर रहा होगा, वो जो हैं उनका रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। उनका रोज़गार ख़त्म होगा तो क्या होगा, उनकी भी इनकम कम होगी और वो भी और स्पेंडिंग नहीं कर पाएँगे, जो थोड़ी बहुत उनकी सेविंग होगी, बचत होगी, उसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मकसद बताने का ये है, इसको एक चीज़ कहते हैं बटरफ्लाई इफ़ेक्ट, कि मगरिब में, न्यूयॉर्क में कहीं पे किसी ने अगर टी-शर्ट नहीं खरीदी, तो उसका इफ़ेक्ट आपके यहाँ पे जो एक लेबर है, उसके ऊपर होगा। दिस इज़ ऑल कनेक्टेड। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है रेमिटेंसेस का। आप जानते हैं हमारे बहुत भाई जो हैं वो सऊदी अरब, यूएई, कतर इन जगहों पर हैं। सऊदी अरब ने भी बोल दिया कि जी इस साल हज नहीं होगा। हज एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, एक बहुत मुक़द्दस इवेंट होता है। उसमें जो है बहुत सारे पाकिस्तानी काम करते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी कुछ पैसे कमाते हैं और घर रेमिटेंस भेजते हैं। जब वो नहीं होंगे, जब वहाँ पे रिलीजियस टूरिज़्म नहीं होगा, लोग हज करने के लिए नहीं जाएँगे, तो वो इनकम भी नहीं होगी, यानी कि वो अपने मुल्क, अपने गाँव रेमिटेंस नहीं भेज पाएँगे। यहाँ पे कई ऐसे घर हैं, स्पेशली हमारे रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ रेमिटेंस पे चलते हैं। उन लोगों की इनकम एकदम से नीचे गिर जाएगी और ये जो मनफ़ी असरात होंगे, ये हमें हाउस होल्ड लेवल, घर-घर लेवल पे हमें ये चीज़ नज़र आएगी। इसी तरह हज से पहले जो है एक हमारा दीन इवेंट होता है जिसको हम बकरीद कहते हैं या ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा मैं आपको बताऊँ, आज से 2 साल पहले ईद उल अज़हा पे जो टोटल कारोबार हुआ था पाकिस्तान में, वो था तकरीबन $3.5 अरब, यानी कि तकरीबन 360 अरब रुपए का कारोबार हुआ था। पिछले साल 200 अरब था। इस साल जो है मुश्किल से 100 अरब भी हो जाए या $700 मिलियन भी हो जाए तो एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट जो डिसीजन लेना है अभी हमारे सूबाई लेवल पे, वो ये कि जी ये मंडी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। अगर मंडी लगेगी, उससे आपका इन्फेक्शन रेट ऐसा फैलेगा कि वो किसी के काबू में नहीं आएगा। अगर मंडी नहीं लगेगी तो उससे एक रूरल इकोनॉमी पे एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये जो एक टाइम होता है एक सीजनल होता है जिसमें अर्बन से बहुत सारा एक सिग्निफिकेंट पैसा खर्च होता है। अमार फाइनली वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। अगर थोड़ा सा ज़राअत पे आ जाएं, क्योंकि ज़राअत का ये था कि अगर जाहिर है हमारे पास अजनास होंगे तो शायद हमें फूड इनसिक्योरिटी ना हो, मगर टिड्डी दल के हमले के बाद वो भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए परेशान कौन सूरत हाल है। बिल्कुल जनाब, ऐसा ही है। टिड्डी दल वैसे ही इसकी वजह से, कोरोना की वजह से, पेंडेमिक की वजह से मसला था। टिड्डी दल की वजह से एक काफ़ी वाज़े जो हिस्सा है हमारा एग्री लैंड का, वो हमारी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। फूड इनसिक्योरिटी के इश्यूज़ बिल्कुल हमारे हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को तो पता ही है कि स्टोरेज के भी हमारे कुछ ऐसे अच्छे इंतजाम नहीं हैं जिसको हम बैकअप के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो और अगर जो रूरल इनकम्स जो हैं, जो एक ट्रांसफ़र की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़राअत में कोई काम नहीं होता तो लाइफ स्टॉक में काम हो जाता है। इस दफ़ा मसला ये है कि लाइफ स्टॉक में भी कोई काम नहीं हो रहा, तो लाइफ स्टॉक से भी अर्निंग का एक मुश्किल एक पेश आ गई है। तो होना मोस्ट लाइकली होगा अब यही कि हमें कुछ जो है फूड इंपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि हम एक बेस लाइन जो है वो एक बना सकें, इंश्योर कर सकेंगे फूड इनसिक्योरिटी ना हो। मगर इसमें होना ये है कि हो सकता है कि जो हमारे जो एसेंशियल्स हैं, जैसे आटा हो गया, दाल तो इनफैक्ट हम सारी ही इंपोर्ट करते हैं, आटा हो गया, इसकी काफ़ी हद तक जो है कीमत बढ़ सकती है और वो पिछले 1-2 हफ्ते में बढ़ती हुई हमें नज़र आ गई है। तो बहुत ही जिसे कहते हैं असरात हैं पेंडेमिक के भी, लोकस्ट अटैक के भी। कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि जी 0% या 1% की जीडीपी ग्रोथ हो जाएगी। ये भी जो एग्री का जो स्पेशली है, ये बहुत ही बुरा साल होने वाला है, जिसकी वजह से अगर हम सिर्फ ज़ीरो ही कर लें, मनफी ग्रोथ ना हो, तो वो भी मेरे हिसाब से एक अचीवमेंट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमार। सॉरी वी रन आउट ऑफ टाइम। तो मतलब डिप्रेस कर दिया यार।
ज़रार, मेरे ख्याल में इस पे हम फर्दर गुफ्तगू करेंगे आने वाले दिनों में। आज वक्त ख़त्म हो गया है, इजाज़त दीजिए, कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।